विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय इतिहास कर रहे थे हम, मॉडर्न हिस्ट्री में थे। आज हमने करना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। क्या करना है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। पहली लाइन ही आपकी मेंस में काम आएगी। मेंस में क्वेश्चन बनेगा आपका कि भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ उसका उदय कैसे करके हुआ, क्या कारण थे। हर एक लाइन को क्या करना है कि देखिए, किताब जो लिखते हैं ना, वो कई विद्वान मिलकर क्या करते हैं, उसको सेट करते हैं, उसको एक बनाते हैं। आपने क्या करना, फ्लो चार्ट बनाना है। क्या करना है? फ्लो चार्ट अगर आपको याद हो गया तो आप मेंस का आंसर आराम से लिख पाओगे और प्री में भी काम आएगा आपके। किसमें? अगर आपने मेंस के हिसाब से तैयारी की है तो आपका प्री अपने आप ही क्या होता है, अच्छा हो जाता है। तो जैसे पहली लाइन में बोल रहा हूं कि 19वीं शताब्दी की अंतिम चौथाई का काल, अंतिम चौथाई का काल मतलब लास्ट के जो 25 साल थे 19वीं शताब्दी में, वो भारत में राष्ट्रीयता के जन्म का काल माना जाता है। किसके काल का? किसके जन्म का? राष्ट्रीयता के जन्म का काल माना जाता है। अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए 19वीं शताब्दी बोलते किसको है? किसको बोलते हैं? 1801 से शुरू हो गया, 1899 तक आपका क्या चल रहा है? 19वीं शताब्दी चल रही है। लास्ट के 25 साल ले लीजिए आप, यानी 1875 से 76 से लेकर और लगभग 1900 तक का जो काल है आपका, वो किसका है? राष्ट्रीयता। भारत में राष्ट्रीयता के जन्म का काल है। भारत में राष्ट्रीयता का जन्म कब हुआ? अंतिम चौथाई। तो उसने थोड़ा सा क्या किया, आपको कोड वर्ड्स में दिया, आपने उसको समझना भी है कि 1876 से लेकर, या 75 ही ले लो आप, 1875 से लेकर 1900 तक मान के चलो, या 1899 तक मान के चलो। ये क्या है? भारत में राष्ट्रीयता के जन्म का काल माना जाता है। अब क्यों राष्ट्रीयता क्यों हुई, क्यों आई, भारत में राष्ट्रीयता का जन्म क्यों हुआ? नंबर 1, अब फ्लो चार्ट में लिखना है आपने, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। भाई, जब स्वामी विवेकानंद जैसे लोग होंगे और वो बोलेंगे कमजोरी पाप है, क्या कमजोरी पाप है, तो शारीरिक कमजोरी के लिए नहीं बोला उन्होंने। किस कमजोरी के लिए बोला? मानसिक कमजोरी के लिए। क्योंकि जब आक्रांता आते हैं, जब कोई बार बार आक्रमण करता है, आप गलत नीतियों का प्रयोग करता है, तो क्या होता है कि मानसिक रूप से व्यक्ति क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। वो ये मान लेता है कि ये रिफाइंड रेस है जो हम पर शासन कर रही है। कौन? अंग्रेज थे उस समय। तो उन्होंने ये मान लिया था कि अंग्रेज जो है, इनको कोई हरा नहीं सकता, ये अजेय हैं। क्या है? अजेय हैं, ना हम इनको अब निकाल सकते हैं। मतलब मस्तिष्क वैसा ही बन गया था कि अब इन्हीं के अंडर में रहना है हमने, यही शासक हैं हमारे। क्या है? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पहला कारण है। दूसरा, आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार। किसका प्रसार? पाश्चात्य बोलते हैं, वेस्टर्न। भाई ठीक है, वुड डिस्पैच आया, मैकॉले माइनेट आया, इन सब ने क्या किया? इन्होंने यही तो किया, भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार किया। पाश्चात्य शिक्षा के संपर्क में आए लोग, उनकी समझ में आया कि भाई क्या क्या होता है। 1789 की क्रांति पता चली उन्हें कि अन्य देशों में ऐसी ऐसी हुई है क्रांतियां। अन्य देशों के बारे में पता चला कि वहां पर भी ऐसा था, वहां पर लेकिन जनता ने क्या किया? विद्रोह किया, अपने राजा के विरुद्ध विद्रोह किया, अपने मूल अधिकार मांगे। ये सब चीजें पढ़ी ना उन लोगों ने। तो मैंने कहा आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार। तीसरा, प्रेस की भूमिका। बहुत बड़ी भूमिका थी प्रेस की। प्रेस की भूमिका हमेशा से ही क्या रहती है? बड़ी रहती है, किसी समाज को क्या करने में, सुधारने में, कोई भी चीज को क्या करने, डेवलप करने में। समझ में आया? इसीलिए चतुर्थ स्तंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ठीक है, आपकी विधायिका है, न्यायपालिका, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, ये 3 स्तंभ होते हैं। लेकिन चौथा स्तंभ जो है वो किसको माना गया है? प्रेस को माना गया है। जहां पर प्रेस अच्छी होगी, समझ लीजिए देश क्या करेगा? उन्नति करेगा। समझ में आया? तो प्रेस की भूमिका। चौथा पॉइंट है मध्य वर्ग का उदय। मध्यम वर्ग का उदय हो गया। मैंने आपको कहा पहले नहीं होते थे मध्यम वर्ग। पहले क्या होता था? या तो उच्च वर्ग होता था या निम्न वर्ग होता था, बीच का कोई वर्ग नहीं था। समझ में आया? इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, उसके बाद क्या हुआ? मध्यम वर्ग का उदय हुआ। ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणाम। ब्रिटिश शासन ने जिन आर्थिक नीतियों का प्रयोग किया यहाँ पर, उसके जो परिणाम निकले वो बड़े ही क्या थे? घातक थे भाई। मैंने कहा नहीं आपको कि हमारे पूर्वज सुनते थे कि सोने की चिड़िया था देश, और गरीबी ऐसी थी कि रात का खाना लाले पड़ते थे। मतलब खाने के लिए भी खाना नहीं था ढंग से। उगा रहे थे, काम कर रहे थे। टैक्स सिस्टम ऐसा था, आर्थिक नीतियां ऐसी थी अंग्रेजों की कि जिसको वो खेत में, मतलब जिसको टैक्स देता था, उसी को बाद में वो खरीद कर क्या करता था? खाता था। समझ में आ गया? इन सब ने भारत में राष्ट्रीयवादी आकांक्षा को जन्म दिया। राष्ट्रवादी आकांक्षा को। अब आपने पॉइंट याद करने। नंबर 1, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। नंबर 1,
सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। नंबर 2, आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार। नंबर 3, प्रेस की भूमिका। नंबर 4, मध्यम वर्ग का उदय। नंबर 5, ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणाम, आर्थिक नीतियों के जो परिणाम निकले, दुष्परिणाम बोलेंगे, बल्कि क्या बोलेंगे, दुष्परिणाम ने भारत में राष्ट्रवादी आकांक्षा को जन्म दिया। राष्ट्रवादी चेतना के कारण ही 19वीं सदी के अंतिम चरण में भारत के महानगरों में अनेक राजनीतिक संगठनों का गठन हुआ, अनेक राजनीतिक संगठनों का गठन हुआ, जिसमें पाश्चात्य शिक्षा में शिक्षित लोग संगठित होकर राजनीतिक विकास के समान कार्यक्रमों पर विचार विमर्श करते थे। इसका मतलब जो मैंने अभी एक पॉइंट बताया कि आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार, इससे उनकी बौद्धिकता में क्या हुआ, बौद्धिकता का विकास हुआ, उनकी समझ में आया, उन्होंने राजनीतिक संगठन बनाए और राजनीतिक संगठन बनाकर क्या किया, विचार विमर्श किया कि भाई है क्या, पाश्चात्य शिक्षा में शिक्षित लोग संगठित होकर राजनीतिक विकास के समान कार्यक्रमों पर विचार विमर्श करने लगे। ठीक है, राष्ट्रवादी चेतना जैसी प्रवृत्ति का चरमोत्कर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में सामने आया, जिसने संगठित राष्ट्रवादी आंदोलन के औपचारिक आरंभ का श्री गणेश किया। अब आप देखेंगे, जब आपसे पूछेगा वो कि कांग्रेस का गठन किसके समय हुआ, लॉर्ड डफरिन के समय हुआ, एक क्वेश्चन ये बनता है ना, किसके समय, वाइसरॉय कौन था, लॉर्ड डफरिन था। दूसरा पूछेगा किसने किया, तो आप बोलेंगे एलन ऑक्टेवन ह्यूम ने किया। किसने किया, जो कि एक सेवानिवृत्त ICS था, यानी इंडियन सिविल सर्वेंट था और सेवानिवृत्त था, अंग्रेज था। ठीक है जी। पूछेगा भाई क्यों हुआ, मतलब कौन थे इसमें, तो अधिकतर जो थे वो एडवोकेट थे, वकील थे, जिन्होंने क्या कर रखी थी, बैरिस्ट्री कर रखी थी, वकालत कर रखी थी, पढ़े, कानून जानते थे, जो देश का क्या जानते थे। इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोगों को लॉ करो, जिसने देश का कानून नहीं पढ़ा उसने कुछ नहीं पढ़ा। कितना भी पढ़ लो आप, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और क्या बोलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, लेकिन देश का कानून पढ़ना क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो कौन थे अधिकतर लोग, अधिकतर एडवोकेट थे। कौन थे, कांग्रेस में वकील थे। ठीक है, तो राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हुआ, जन्म हुआ। क्या हुआ भाई, ठीक। प्रश्न उठता है कि वे कौन सी परिस्थितियां और कारण थे जिन्होंने भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। भारत में, अब यहां से आपका मेंस का क्वेश्चन शुरू होता है। मेंस का ही क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण लिखिए। आपने 250 शब्दों में लिखना है। अब जो मैं आगे पढ़ता रहूंगा उनको आपने क्या करना, नोट करना है, साथ में फ्लो चार्ट बनाना है। पहले क्या करना है, फ्लो चार्ट बनाना। नंबर 1, अंग्रेजों ने भारतीय राष्ट्रवाद को अंग्रेजी शासन की देन बताया है। अंग्रेज थे, उन्होंने कहा हमारी देन है राष्ट्रवाद का उदय भी। क्या है, अंग्रेजों ने भारतीय राष्ट्रवाद को अंग्रेजी शासन की ही देन बताया है। रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा है कि भारतीय जनता का राजनीतिक मनोवृत्ति वाला हिस्सा बौद्धिक दृष्टि से हमारी संतान है। अब ये प्री का क्वेश्चन बनता है कि यह कथन किसका है। आपने मेंस के लिए भी स्टार्ट करना है यहां से और प्री के लिए भी तैयार करना। तो प्री का क्वेश्चन बन गया, भारतीय जनता का राजनीतिक मनोवृत्ति वाला हिस्सा बौद्धिक दृष्टि से हमारी संतान है। भाई उन्हीं की संतान था, सही बताऊं तो। जो वकील थे, जो कानून पढ़ रहे थे, वो कौन सा कानून पढ़ रहे थे, वो अंग्रेजों का कानून पढ़ रहे थे। कौन पढ़ा रहा था, अंग्रेज पढ़ा रहे थे, है ना। वकालत करने के लिए कहां जाते थे, इंग्लैंड जाते थे। इंग्लैंड जाते थे, वहां पर वकालत पढ़ते थे, उसके बाद देश में आते थे, तब बताते थे भाई वहां ऐसा है, वहां वैसा है ना, कानून ऐसा कहता है। तो रैमजे मैकडोनाल्ड का कथन है, किसका भाई, रैमजे मैकडोनाल्ड का कथन है कि भारतीय जनता का राजनीतिक मनोवृत्ति वाला हिस्सा बौद्धिक दृष्टि से हमारी संतान है। उन्होंने उन विचारों को ग्रहण किया जिन्हें खुद हमने उनके सामने रखा। क्या, उन्होंने उन विचारों को ग्रहण किया जिन्हें खुद हमने उनके सामने रखा। भारत का वर्तमान बौद्धिक और नैतिक हलचल हमारे कार्य की निंदा नहीं बल्कि प्रशंसा की बात है। ये रैमजे मैकडोनाल्ड कहता है। कौन कहता है कि इसमें हमारी निंदा नहीं होनी चाहिए, इसमें हमारी प्रशंसा होनी चाहिए। उसका कहने का मतलब ये था कि भारतीय जानते क्या थे, कुछ भी नहीं की, है ना। मतलब हमने उनको पढ़ाया, वकालत कराई, कानून पढ़े, वो मतलब जब पढ़ लिख गए, पाश्चात्य शिक्षा में शिक्षित हो गए, तो जो हमने उनको पढ़ाया वही उनकी बुद्धि में आया और उसी से क्या हुआ, उन्होंने ये सब कार्य किए। राष्ट्रवाद वगैरह जो उदय हुआ उसके पीछे ये कारण इंपॉर्टेंट है। ये कौन बोलता है, रैमजे मैकडोनाल्ड बोलता है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय जागरण की प्रक्रिया में कई कारण सहायक सिद्ध हुए, जिसमें सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। देखिए पहली लाइन में जो मैंने बताया था ना आपको कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार,
प्रेस की भूमिका, मध्य वर्ग का उदय, ब्रिटिश शासन के आर्थिक नीतियों के दुष्परिणाम, उसी को अब एक्सप्लेन करके पूरा एक आंसर लिखा जाएगा। क्या किया जाएगा? आंसर लिखा जाएगा। तो भारत में राष्ट्रीय जागरण की प्रक्रिया के कई कारण सहायक सिद्ध हुए, लेकिन जिसमें सामाजिक और धर्म सुधार आंदोलनों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज, कौन सा? विवेकानंद, कौन? नरेंद्रनाथ दत्त, विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, ठीक है। और कौन? दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, दयानंद सरस्वती, आर्य समाज जैसे सुधारवादियों ने भारतीयों के अंतर्मन को झकझोर दिया। क्या कर दिया? और जरूरी होता है भाई, कई बार हमें पता नहीं चलता है कि हम सही हैं, गलत हैं, सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति आता है, एक संत आता है और वो आपके अंतर्मन को क्या करेगा? झकझोर देगा। ठीक है, चलो जी। भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भारतीयों को उनके सुनहरे अतीत की याद दिलाकर उनमें आत्मबल व विश्वास तथा राष्ट्रवादी की भावना को जन्म दिया। भाई अगर आपने ये मान लिया कि अंग्रेज रिफाइंड रेस हैं, ये अजेय हैं, इनको कोई हरा नहीं सकता और यही सबसे क्या है? ऊपर हैं, सबसे हैं, मतलब ओमनीपोटेंट, ओमनीशिएंट, ओमनीप्रेजेंट, मतलब नहीं, जैसे गॉड के लिए बोलते हैं, यही हैं बस सब, और हम तो क्या है? कुछ नहीं है। लेकिन जब इन लोगों ने हमें हमारे अतीत की याद दिलाई, सुनहरे अतीत की, हमें बताया कि भाई मौर्य साम्राज्य भी था, एक अशोक महान था, यहाँ गुप्त साम्राज्य भी था, जिसे क्या कहते हैं? स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्त काल को। यहाँ ऐसे ऐसे लोग हुए, है ना। तो तब जाके थोड़ा सा आत्मबल और क्या आया? विश्वास आया। क्या आया? विश्वास आया। ठीक है, राष्ट्रवादी की भावना को जन्म दिया। दयानंद सरस्वती ने स्वदेशी राज्य को सर्वोत्तम बताया। सबसे पहले स्वदेशी वर्ड यूज करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? उन्होंने कहा विदेशी राज्य कितना अच्छा हो और स्वदेशी राज्य कितना भी बुरा हो, लेकिन स्वदेशी हमेशा विदेशी से अच्छा होता है। कौन? दयानंद सरस्वती, आर्य समाजी। ठीक है, मूल शंकर। दयानंद सरस्वती ने स्वदेशी राज्य को सर्वोत्तम बताया तथा भारत भारतीयों के लिए, इंडिया इज फॉर इंडियंस, इंडिया इज फॉर भारत भारतीयों के लिए है, अंग्रेजों के लिए नहीं है। इतना बड़ा नारा देना उस जमाने में, क्या भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया। साथ में वेद शास्त्र को सर्वोपरि और अकाट्य बताया। बैक टू वेदास किसने कहा? वेदों की ओर लौटो किसने कहा? दयानंद सरस्वती ने कहा। क्या कहा? साथ में वेद शास्त्र को सर्वोपरि और अकाट्य बताया। निश्चय ही इसने राष्ट्रता को जगाने में सफलता मिली। क्या मिली? भाई ये तो अपना धर्म प्रचार कर रहे थे ना, ईसाई बना रहे थे सब लोगों को, और जो पाश्चात्य शिक्षा में पढ़ रहे थे वो लोग भी क्या हो रहे थे? ईसाई बन रहे थे। ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा बैक टू वेदास, आर्य समाजियों ने विद्यालय खोले अपने। आपके सामने एग्जाम्पल है, गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार किसका है? आर्य समाजियों का है। डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज जितने भी हैं देश में, वो सब किसके हैं? आर्य समाजियों के हैं। ठीक है, कुप्रथाओं का त्याग किया उन्होंने, कुप्रथाओं को हटाने की बात कही। फिर दूसरा जो मैंने बताया था आपको, पाश्चात्य, आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार, उसकी भी भूमिका रही किसमें? किसमें भाई? राष्ट्रीय आंदोलन जो आया, राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ देश में, उसके पीछे दूसरा जो बड़ा कारण है पाश्चात्य शिक्षा की भूमिका। पाश्चात्य शिक्षा की भूमिका ने भी भारत में राष्ट्रवाद को पनपने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा ने शिक्षित भारतीयों को एक तार्किक, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक तथा राष्ट्रवादी राजनीतिक दृष्टिकोण प्रदान किया। ध्यान रखना, वही समाज आगे बढ़ता है जो क्या करता है? तर्क करता है, तर्क के आधार पर चलता है। किसके आधार पर? तर्क के आधार पर चलता है, तार्किक होता है, जो धर्मनिरपेक्ष होता है, जो प्रजातांत्रिक होता है, और राष्ट्रवादी राजनीतिक दृष्टिकोण जिसका होता है, वो समाज हमेशा क्या होगा? आगे बढ़ेगा। यूरोप भी एक जमाने में क्या था? बाइबल के हिसाब से चलता था। किसके हिसाब से? किताब के हिसाब से ही चलोगे अगर आप तो शास्त्राणि नित्यापि भवन्ति मूर्खा। शास्त्र पढ़ के भी कभी कभी व्यक्ति क्या हो जाता है? मूर्ख हो जाता है कि जी ऐसा लिखा हुआ ऐसा ही होगा। तो बाइबल जब चल रहे थे तो वहां पर मैंने कहा एक क्या है, मतलब एक क्रांति आई वहां पर, बौद्धिक क्रांति जिसको बोलते हैं। लोगों ने क्या करना? तर्क करना स्टार्ट किया। और एक समय ऐसा आया यूरोप में कि उन्होंने कहा ठीक है बाइबल में ये लिखा है लेकिन मेरा ये मानना है।
बाइबल में ये लिखा है, ठीक लिखा होगा, लेकिन मैं तर्क के आधार पर मैंने क्या, ये मेरा मानना ये है और मैं इस पर चलूंगा। समझ में आया? तो आगे बढ़े वो लोग निरंतर। क्या बोलते हैं उसको, एक तो नहीं, एक तो रेनेसां आया वहां पर, और एक आया एनलाइटमेंट, मतलब मतलब बौद्धिक क्रांति आई एक समय में। एक ऐसे लोग हुए जिन्होंने लिखा और लिखकर क्या किया, तर्क दिए जिन्होंने। तो मैंने कहा कि भारतीयों को एक तार्किक, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक और राष्ट्रवादी राजनीतिक दृष्टिकोण प्रदान किए। किसने? पाश्चात्य शिक्षा ने। भारतवासियों ने मिल्टन, क्या क्या पढ़ा? मिल्टन को पढ़ा, सीले को पढ़ा, वायरन को पढ़ा। ये रचनाकार थे, इनकी रचनाएं पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ, जिन्होंने एक स्वर में ब्रिटिश निरंकुशता के खिलाफ आवाज उठाई थी। क्या उठाई थी? मिल्टन की किताबें निकालिए जरा, कौन कौन सी हैं, मिल्टन ने क्या लिखा है। जिन्होंने एक स्वर में ब्रिटिश निरंकुशता के खिलाफ आवाज उठाई थी, वॉल्टेयर, रूसो, मेजनी आदि के विचारों ने भारतीयों में राष्ट्रवादी तत्वों को जन्म दिया। आप पढ़िए रूसो, आपके अंदर अपने आप राष्ट्रवादी भावनाएं आएंगी। कौन था रूसो? रूसो रूस का नहीं था, फ्रांस का था। कहां का था? रूसो ने क्या लिखा है, वॉल्टेयर ने क्या लिखा है, मैजिनी ने क्या लिखा है। मैजिनी इटली का था। ये वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे आप, जब विश्व का इतिहास पढ़ रहे होंगे, वहां पे इनके विचार पढ़ने को मिलेंगे आपको। तो वॉल्टेयर, रूसो, मैजिनी आदि के विचारों ने भारतीयों में राष्ट्रवादी तत्वों को जन्म दिया। मिल्टन की किताबें बताइए भाई। भारतीयों के राजनीतिक जीवन में जिन अखबारों या पत्रिकाओं ने गहरी छाप छोड़ी, उनमें महत्वपूर्ण थे। हाँ जी बोलिए। मिल्टन की किताबें, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड। ऐसे ही मुझे मिल्टन के साथ साथ रूसो की किताब का नाम बताइए। रूसो ने क्या लिखा है? फ्रांस का था रूसो। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी उसने। क्या दी? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी। ठीक है। और मैजिनी, वॉल्टेयर, इनकी किताबें निकालिए। पढ़ नहीं सकते तो खाली नाम लिख दीजिए उनके। भारतीयों ने राजनीतिक जीवन में जिन अखबारों या पत्रिकाओं ने गहरी छाप छोड़ी, उनमें महत्वपूर्ण थे इंडियन मिरर भाई, इंडियन मिरर, बॉम्बे समाचार, हिंदू पैट्रियट, अमृत बाजार पत्रिका। ये अखबारों में पढ़ चुके हैं हम ये सारे, इनके पता होने चाहिए आपको संपादक कौन थे। अमृत बाजार पत्रिका, मोतीलाल घोष, मोतीलाल घोष। द हिंदू, आज भी आता है द हिंदू। आज भी बोला जाता है कि अगर यूपीएससी क्रैक करना है तो द हिंदू पढ़ना पड़ेगा। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, है ना। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस और द इकोनॉमिक्स टाइम्स, इस पर खास ध्यान देना होता है। चलो, द हिंदू, द बंगाली, बॉम्बे क्रॉनिकल, मराठा केसरी, इंदु प्रकाश। अब मैं यहां पे संपादक नहीं बता रहा हूं, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि मराठा और केसरी किसका है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का है। ठीक है। बंगाली किसका है? बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है। बॉम्बे क्रॉनिकल किसका है? बॉम्बे क्रॉनिकल बड़ा इंपॉर्टेंट था उस समय समाचार पत्र, है ना। संचार साधनों के विकास, संचार साधनों के विकास जैसे डाक और तार सेवाएं, रेल लाइनों का विकास, इससे क्या हुआ? भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना को जगाने में योगदान दिया। वैसे सरकार द्वारा इन साधनों का विकास प्रशासनिक सुविधा और व्यापारिक लाभ के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन इन सुविधाओं से लोगों को आपसी मेलजोल में वृद्धि हुई और वे सरकार के विरुद्ध संगठित हुए। अरे भैया, डाक, तार और रेल, ये तीन चीजें जो थी अंग्रेजों ने ये हमारे लिए नहीं बनाई थी। इसलिए नहीं बनाई थी कि रक्षाबंधन के दिन हमारी बहनें क्या करेंगी, उसमें राखी भेजेंगी, इसलिए नहीं बनाई थी डाक। डाक इसलिए बनाई थी कि यहाँ की सूचना वहां पहुंचाने के लिए, वहां की सूचना। लेकिन क्या हुआ? डाक टिकट भी जारी हुए, एक आम आदमी भी क्या कर सकता, डाक लिख सकता था, चिट्ठी पत्री होती थी, चलती थी। ठीक है। पोस्ट ऑफिस होते थे, समझ में आया। तार होते थे, साथ में रेल लाइनें। रेल लाइनें इसलिए नहीं थी कि आप अपने चाची और ताऊ और क्या बोलते हैं बुआ और मौसी के घर जा सकें। रेल लाइनें इसलिए हुई थी कि व्यापारिक, अधिक से अधिक व्यापारिक लाभ कमाना और प्रशासनिक सुविधा। सैनिकों को माना कहीं विद्रोह हो गया तो सैनिकों को तुरंत वहां तक पहुंचाना। ठीक है। सेलाकुई की बासमती को इंग्लैंड तक पहुंचाना। देहरादून का जितना भी वुड्स प्रोडक्ट्स है, क्या है, जितना भी है, उन सबको कहाँ भेजना? इंग्लैंड भेजना। अच्छी अच्छी चीजें इनका दोहन करना यहाँ,
इसलिए रेल लाइनें बिछाई गई थी, है ना। सुना होगा आपने वो देहरादून की रेल लाइन 100 साल से भी पुरानी है, जो हरिद्वार तक आती है, पता है। अब जाके देख रहे हैं हम थोड़ा सा विकास यहाँ पर, जो थोड़ा क्या काफी विकास, कर्णप्रयाग तक रेलवे जा रहा है ना। और हम तो चाहेंगे कि पिथौरागढ़ और कहाँ तक, वो ऊपर सुदूर जो हमारे क्या हैं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, जब ये सब रेल लाइनों से बन जाएगा तब हम समझेंगे कि विकास हुआ। और शुरुआत हो चुकी है मेरे ख्याल से, है ना। ऑल वेदर रोड, चलिए। तो भाई अब जिन्होंने ऑल वेदर रोड सीधे पैदा होते ही देखी, तो उन्हें क्या पता कि क्या होती थी रोडें, कि सुबह 3 बजे खड़ा होना पड़ता था रेलवे बस स्टैंड पर, फिर बस पकड़नी है, फिर सुबह से लेके शाम तक एक मतलब 100 किलोमीटर दूर पहुंचती थी वो बस। तब फिर वहां से फिर वहां रुकना है, किसी रिश्तेदार को ढूंढना है, फिर अगले दिन फिर सुबह बस पकड़नी, फिर 2-2 3-3 दिन लगते थे। रोड बड़ी क्या थी, खराब थी। अब के तरह थोड़ा था कि सुबह दिन में बैठे और पहुंच गया आप केदारनाथ, पहले नहीं था ऐसा। तो रोड का जाल, मतलब जो धमनियां बोला जाता है इनको, किसकी, जो साम्राज्य की जो सड़कें होती हैं, देश की सड़कें होती हैं, जो देश अगर शरीर माने तो ये धमनियां होती हैं। कौन, सड़कें, रेल लाइनें, ठीक है जी। अंग्रेजों द्वारा भारत में अपनाई गई आर्थिक नीतियों ने, अब देखो फिर मैं आगे आ गया हूं सीधे आर्थिक नीतियों पर। अंग्रेजों द्वारा भारत में अपनाई गई आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप भारत के संसाधनों का बड़े पैमाने पर दोहन हुआ। क्या हुआ, दोहन हुआ। मुक्त व्यापार की अंग्रेज नीति ने भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को नष्ट कर दिया। अरे भाई, हमारे द्वारा बनाए गए सूती वस्त्र जो बनते थे उनकी बड़ी प्रशंसा होती थी, विदेशी जो लोग थे वो प्रशंसा करते थे भारत के सूती वस्त्रों की, ठीक है। बड़े रंग बिरंगे हमारे बुनकर थे, हमारे छापने वाले थे, उन बड़े अच्छे रंग होते थे उन कपड़ों पर। लेकिन क्या हुआ, हमारा जो हथकरघा उद्योग था वो नष्ट कर दिया किसने, वहां के इंडस्ट्रियलाइजेशन ने। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, औद्योगिकरण शुरू हुआ, उन्होंने सब कुछ मशीनों में बनाया, सिर्फ हमें क्या बना दिया, हमारे देश को कच्चे माल की आपूर्ति वाला देश बना दिया, बस उपनिवेश, है ना। कृषि के वाणिज्यीकरण तथा अंग्रेजी भूमि बंदोबस्त नीति ने लाखों लोगों को भुखमरी के कगार पर पहुंचा दिया। क्या कर दिया, आप नील उगानी पड़ेगी आपको, आप अनाज नहीं उगाएंगे। यार, तो जब अनाज नहीं उगाएंगे तो हो सकता है कि आपके कपड़े बड़े चमके वहां पर इंग्लैंड में, लेकिन यहां तो खाने के लाले पड़ गए ना। आप अगर गेहूं और चावल की जगह क्या उगाओगे, नील उगाओगे, 3 कठिया सिस्टम जैसे होंगे। 3 कठिया हालांकि बाद का है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अगर इस तरह के सिस्टम होंगे तो भूमि से सबसे पहली चीज क्या चाहिए होती है, अन्न चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है, इतना तो आप भी समझ गए होंगे। कोरोना देख लिया आपने, किस चीज की जरूरत पड़ी थी, खाने की, सिर्फ भोजन की। क्या महंगी महंगी कारों की जरूरत पड़ी थी भाई, जल और अन्न, यही तो थी। अन्न ही ब्रह्म है, ऐसे थोड़े कहा गया वेदों में, क्या है, ब्रह्म है। और दूसरा जो एक सोशल कांटेक्ट होता है ना, वो टूट गया था, उस वजह से लोग डिप्रेशन में आए। खाली भोजन ही जरूरी नहीं है, खाली जल ही जरूरी नहीं है, साथ में 4 लोग ही बंद हैं कमरे में तो पागल हो जाएंगे। 4 लोग और दिखने चाहिए, उनसे बातचीत होनी चाहिए। वो तो शुक्र है कि फोन थे आप लोगों के पास, इसलिए बच गए आप लोग, वरना क्या होते, मानसिक रूप से मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता आप लोगों का। वो तो रोज फोन करते थे उस समय, तो जिसको नहीं भी किया होगा उनको भी किया होगा आपने, कैसे हैं, क्या है ना। और तीसरा वो जो व्हाट्सएप था आपका, कि आप क्या बना रहे हैं, आज क्या बना है आपके यहाँ, तो और लोगों के यहाँ भी क्या हो रहा था, सर्कुलेट हो रहा था ना, वो सब लोग प्रयास कर रहे थे। चलो, अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति का खाका सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने खींचा। भाई, इस देश को पता ही नहीं चल रहा था, लग तो रहा था कि गरीब हो रहे हैं यार हम, ये नहीं समझ में आ रहा था कि गरीब क्यों हो रहे हैं। हम तो सोने की चिड़िया थे, कोहिनूर था हमारे पास। क्या था, कोहिनूर के बारे में बोला जाता था, कहावत थी कि भाई 1 महीने तक का पूरे विश्व को भोजन करा सकते हैं, इतनी कीमत है उसकी, वो हमारे पास था, फिर गरीब क्यों। तो अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति का खाका सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने खींचा। उन्होंने भारत में हो रहे निरंतर धन के बहिर्गमन, वेल्थ ड्रेन, धन के बहिर्गमन पर प्रकाश डालकर भारतीयों के अंदर विदेशी राज्य के प्रति नफरत पैदा कर दी। क्या कर दी, उन्होंने कहा भारत का सारा सोना, सारा धन जो है वो कहां चला गया, इंग्लैंड चला गया। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा उद्योग, सेना, सरकारी नौकरियों व आर्थिक क्षेत्र में भारतीयों के प्रति अपनाई जाने वाली
भेदभावपूर्ण नीति ने भी भारतीयों में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। किसको? अंग्रेजों ने सूबेदार से ऊपर पद दिए ही नहीं सेना में किसी को, किसी भी भारतीय को। सारे जो कैप्टन लेफ्टिनेंट जो होते थे, वो मेजर, वो सब कौन होते? अंग्रेज होते थे। आप कितना भी लड़ लो, खून बहा लो, है ना, आप बस ज़्यादा से ज़्यादा जाओगे तो कहाँ तक? सूबेदार तक। कहाँ तक जाओगे? तो अंग्रेज उद्योग में मतलब भारतीयों से ज़्यादा काम कराना, और अपने जो होते थे वो बड़े इंजीनियर वगैरह, वो उनसे कम काम, है ना। सेना में, सरकारी नौकरियों में, राजा राम मोहन राय जैसे पढ़ा लिखा व्यक्ति, जिससे कई भाषाओं का ज्ञाता जिन्हें बोला जाता है, इतने विद्वान व्यक्ति, वो क्लर्क थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, समूह गांव में थे वो, ग्रुप सी। क्या थे? आप लोग सोच रहे हैं हमारे साथ ही अन्याय हो रहा है, नहीं भाई, उनके साथ भी अन्याय हुआ, ग्रुप सी में थे वो। अगर वो राजा राम मोहन राय आज के जमाने में होते तो आज IFS होते, बल्कि और पता नहीं बड़े उस पर होते, ज्ञान आयोग के अध्यक्ष होते। क्या होते? कौन है ज्ञान आयोग के अध्यक्ष? कभी तो सैम पित्रोदा हुआ करते थे, अब कौन है? ठीक है, भेदभावपूर्ण नीति ने भी भारतीयों में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, देसी भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। हाँ जी, अभी भी सैम पित्रोदा है, बिल्कुल, कई सालों से पढ़ रहे हैं हम। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन है? सैम पित्रोदा। चेक कर लेना भाई एक बार ढंग से, इंटेलेक्चुअल। तो लिटन ने क्या किया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया। 1878 में किया मेरे ख्याल से। 1882 में लॉर्ड रिपन आया, उसने हटा दिया। तो लॉर्ड लिटन ने जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, देसी भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। आर्म्स एक्ट, भारतीयों को क्या हथियार रखने की क्या नहीं थी? अनुमति नहीं थी, अंग्रेजों को थी। किसको थी? अंग्रेजों को थी। और यहां से एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि महात्मा गांधी जी के कुछ मांगे थी एक समय में, आगे चलकर पढ़ेंगे मॉडर्न में। उन्होंने, उनकी मांग में एक मांग ये भी थी कि भारतीयों को हथियार रखने की क्या दी जाए? अनुमति दी जाए। लाइसेंसी हथियार, वैसे हथियार नहीं, बिना लाइसेंस वाले। यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी की जो मांगे थी उनमें से कौन सी नहीं थी? और बच्चों ने क्या कर दिया? बच्चों ने कहा वो तो अहिंसा के पुजारी थे, उन्होंने ये तो नहीं कहा होगा, लेकिन गांधी जी ने भी कहा कि भारतीयों को हथियार रखने, लाइसेंसी हथियार रखने की अनुमति दी जाए। तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, आगे चलकर पढ़ेंगे हम, जब 11 सूत्री मांग, 14 सूत्री मांग, जिन्ना की, महात्मा गांधी की, वहां पर कहीं पर पढ़ रहे होते हैं। गांधी इरविन पैक्ट से पहले कहीं पढ़ेंगे हम यहाँ पर, उसमें से एक मांग गांधी जी ने भी रखी थी कभी। ये समझ में आया? आर्म्स एक्ट, लिटन ने कहा भारतीय हथियार रख ही नहीं सकते, लेकिन अंग्रेज रख सकते हैं, यूरोपीय रख सकते हैं। ठीक है, आर्म्स एक्ट हो गया। आईसीएस परीक्षा की आयु में कमी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी तिलमिला गए बिल्कुल। उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया, सबको बताया कि हमारे बच्चों को ये आईसीएस बनने नहीं देंगे। इन्होंने आयु क्या कर दी? आयु सीमा कम कर दी, है ना। ठीक है जी। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, आंग्ल अफगान युद्ध में अफगानों ने इतना कूटा अंग्रेजों को कि बेइज्जती हो गई। किसकी? भाई दिमाग से ये जो फितूर था ना कि इनको कोई नहीं हरा सकता, अफगानों ने कूटा इनको, भगा भगा कर मारा। आंग्ल अफगान युद्ध, ये धब्बा है ब्रिटिशर्स पर, वो भी नहीं कर पाए किसको? अफगानियों को क्या काबू। ना तो उस जमाने में ब्रिटिशर्स कर पाए, अमेरिका ने अपना सब झोंक दिया कहां? अफगानिस्तान में, वो भी नहीं कर पाया। रूस भी नहीं कर पाया। अफगानिस्तान सिर्फ एक भाषा जानता है, प्रेम की भाषा। किसकी? और सम्मान की भाषा। भारत का सम्मान करता है अफगानिस्तान। क्यों करता है? क्यों करता है? क्योंकि वो तो समानता पर वो करते हैं। भले ही वहां तालिबान आ गया हो, तालिबानी जो शासन है वो कैसा है? उसको विश्व में आतंकी शासन के नाम से जाना जाता है, बोलते हैं, लेकिन किसी देश की उसने प्रशंसा नहीं की, सिर्फ भारत की उसने। क्यों की? क्योंकि हमने वहां पर उनकी संसद बनाई, डैम बना रहे हैं, प्रोजेक्ट्स, मतलब वहां विकास हो सके, विकासात्मक कार्यों में हमारे देश का पैसा लग रहा है वहां पर। ठीक है। और जब तालिबान का शासन आया तो देखा होगा आपने, लोग जहाजों में बाहर टायर पे बैठ के भी उड़ के गए, इतना डर था तालिबानियों का। और हमें भी चिंता थी कि यार हमारा सारा पैसा क्या हो गया? डूब गया। भारत में जब अकाल पड़ा हुआ था उस समय अंग्रेज दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन कर रहे थे 1877 में।
भारतीयों की समझ में आ गया इनको हमारी पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ भूख से मर रहे हैं लोग, बिखरे पड़े थे, लाशें बिखरी पड़ी थी भूख से। किसे भाई, अकाल में क्या भूख से मरेगा आदमी। और ये लोग दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन कर रहे थे 1877। इन सब कारणों से क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रवाद को जन्म देने वाले तात्कालिक कारण माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, यानी भारतीय राष्ट्रवाद को जन्म देने में जो तात्कालिक कारण थे वो क्या क्या थे। तो लॉर्ड लिटन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, आईसीएस की परीक्षा की आयु में कमी, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध और दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन। क्लियर हो गया। लॉर्ड रिपन द्वारा 1883 में लाए गए इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था कि अंग्रेजों और भारतीयों को कानून की नजर में समान बनाया जाए। अब मैंने कहा जितना बुरा व्यक्ति लिट्टन था उतना ही अच्छे कार्य बताया जाता है कि रिपन के समय में हुए। रिपन का बड़ा स्वागत, मतलब जब वो गया इस देश से तो फूल मालाओं से उसको क्या कर दिया गया, भर दिया गया विदा करते समय। भारतीय लोग बड़े वो होते हैं, पता है आपको, बड़ा सम्मान करते हैं अगर उनको उनके लिए कोई कुछ करे। रिपन के समय में एक कंट्रोवर्सी हो गई, वो चाह रहा था इल्बर्ट बिल लेके, उसके समय में इल्बर्ट बिल आया जिसका उद्देश्य क्या था कि अंग्रेजों और भारतीयों को कानून की नजर में समान बनाना। लेकिन इस पर विवाद हो गया। जितने भी यूरोपियन थे उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह नहीं बोलेंगे, उन्होंने इसका क्या कर दिया, विरोध कर दिया। इन्होंने कहा कि भारतीय न्यायाधीश हमारा न्याय नहीं करेंगे। भारतीयों की समझ में आ गया कि यानी यूरोपीय अपराधी और भारतीय न्यायाधीश, उसमें हमारी स्थिति जो है, न्यायाधीश होने के बाद भी जो यूरोपीय अपराधी है वो ज्यादा ऊपर है हमसे, क्योंकि ये बोल रहा है, यूरोपीय अपराधी बोल रहे हैं कि हम इनसे अपना न्याय नहीं करवाएंगे, भारतीयों से हम अपना न्याय करवाएंगे, है ना, काले लोगों से हम अपना न्याय कराएंगे। तो इस पर बड़ा विवाद हो गया। क्या हो गया, बाद में इसमें संशोधन करना पड़ा इन्हें। इन्होंने कहा भाई अब, क्योंकि अब हटा वापस तो ले नहीं सकते थे, इन्होंने कहा ऐसा होगा अब जब न्याय करेंगे तो यूरोपीय न्यायाधीशों की संख्या ज्यादा होगी और भारतीय न्यायाधीशों की संख्या क्या होगी, कम होगी। इससे भी भारतीयों की समझ में ये आ गया कि हम चाहे न्यायाधीश बन जाएं, बैरिस्ट्री करें, न्यायाधीश बन जाएं, लेकिन हमारी स्थिति जो है यूरोपियों से, चाहे अपराधी से भी नीचे रहेगी हमेशा। समझ में आ गया। चलो जी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को ये भाई सब कारण हो गए एक तरह से। क्या हो गए, यहां तक आपने क्या लिखना है, ये कारण, भारत में राष्ट्रीयता के उदय के कारण क्या थे, ये सब कारण थे। अब आगे बता रहा हूं मैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मुख्य रूप से 3 चरणों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम चरण 1885 से 1905, 1885 से 1905। अब हम 1885 क्यों बोल रहे हैं, 1885 कांग्रेस का उदय, कांग्रेस का गठन हुआ दरअसल 1885 में, ठीक है। किसने किया, एलन ऑक्टेवन ह्यूम ने, एओ ह्यूम, जिन्हें शिमला का सन्यासी भी कहते हैं, जिन्होंने एन ओल्ड मैन्स होप लिखी। क्या लिखी, एन ओल्ड मैन्स होप लिखी शायद, और द राइजिंग स्टार ऑफ द ईस्ट, कुछ ऐसा करके लिखा उन्होंने, ठीक है। प्रथम चरण 1885 से स्टार्ट होता है, 1905 तक चलता है। द्वितीय चरण फिर 1905 से 1919 तक चलता है। 1919 क्यों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, वहां तक चलता है 1905 से 1919 तक। अच्छा, 1905 तक ही क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि बंगाल विभाजन होता है। क्या होता है, बंगाल विभाजन एक ऐसी घटना है कि फिर वहां से एक चरण दूसरा शुरू हो जाता है। बंगाल विभाजन के बाद द्वितीय चरण स्टार्ट हो जाता है। कब तक चलता है, 1919 तक चलता है। तृतीय चरण कब चलता है, 1947 तक चलता है। कब तक चलता है, 1947 तक। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण की मुख्य घटना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी। अस्पष्ट लक्ष्यों के साथ स्थापित इस संस्था का प्रतिनिधित्व शिक्षित मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग कर रहा था, जो पश्चिम की उदारवादी एवं अतिवादी विचारधारा से प्रेरित था। भाई कांग्रेस में 2 ही तरह के लोग थे, या तो उदारवादी थे या अतिवादी थे। अतिवादी बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, और एक और थे व्यक्ति ऑरोविलो, अरविंदो घोष। कौन थे, हालांकि वो उन्हें जेल हुई और उसके बाद जब वो बाहर आए तो वो सन्यासी हो चुके थे। क्या हो चुके थे, बहुत बड़े योगी हो गए थे। ऑरोविलो आश्रम सुना होगा आपने, पुदुचेरी में है उनका। तो लेकिन वो पहले क्या थे, एक्सट्रीमिस्ट थे। क्या थे, तो लाल बाल पाल के साथ एक नाम और याद रखना आपने, किनका, अरविंदो घोष का नाम याद रखना, ठीक है। चलो जी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण में कांग्रेस परिपक्व होने के साथ साथ अपने उद्देश्यों और सीमाओं का विस्तार कर चुकी थी।
अब यह संस्था सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए प्रयत्नशील थी। आंदोलन के इसी चरण में कांग्रेस में उग्रवादी गुट का सृजन हुआ था। अब यहां से प्री में क्वेश्चन बनेगा कि उग्रवादी गुट का सृजन कब हुआ? आंसर द्वितीय चरण में। जब लाल बाल पाल ये कहते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं, वो कहते हैं भाई साल भर में ऐसे मेंढक की तरह टरटराने से कुछ नहीं होगा। मतलब क्योंकि कांग्रेस का जो वार्षिक सम्मेलन होता था वो दिसंबर के आसपास होता था, सब लोग बैठते थे, पढ़े लिखे लोग, ठीक है, ये चर्चा करते थे। फिर कईयों ने तो सेफ्टी वॉल सिद्धांत भी दिया, इसको का नाम दिया सेफ्टी वॉल सिद्धांत। मतलब उन्होंने कहा ये संस्था का गठन ही इसलिए किया गया है, संदेह किया उन्होंने कहा यार एक अंग्रेज कर रहा है कांग्रेस का गठन। कौन? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। कौन कर रहा है? भले ही अध्यक्ष आपके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी हो, दादा भाई नौरोजी रहे, है ना, भारतीय लोग रहे अध्यक्ष, लेकिन उन्होंने कहा जैसे किसी बिल्डिंग पर तड़ित चालक देखा होगा आपने, तड़ित चालक देखा है? लाइट, हाँ, लाइटनिंग कंडक्टर बोलते हैं जिसको, लाइटनिंग कंडक्टर। मतलब अगर बिजली गिरेगी तो उस पर गिरेगी, बिल्डिंग बच जाएगी। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी साम्राज्य ने भी क्या किया है कि ये एक षड्यंत्र है कि कांग्रेस का जो गठन है वो क्या है? षड्यंत्र है, ताकि इसमें क्या हो कि इसमें पढ़े लिखे लोग क्या करेंगे? बातचीत करेंगे, इससे सरकार को पता चलता रहेगा कि ये क्या चाहते हैं। और ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि 1857 से पहले ऐसी संस्था थी नहीं कांग्रेस जैसी, और उनकी समझ में आया नहीं कि ये चाहते क्या है। तो ये लोग जो चाहते थे, उदारवादी क्या करते थे? पत्र लिखकर मांगते थे कि भाई हमें ये चाहिए, आईसीएस की आयु में कम क्या कर दी जाए? बढ़ा दी जाए। क्या कर दी जाए? तो सरकार कर देती थी इनकी मांगों को, सारी नहीं लेकिन कुछ हद तक उनको पूरा कर देती थी। लेकिन बाद में फिर एक्सट्रीमिस्ट आए, उन्होंने कहा भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा। कैसे? भिक्षावृत्ति ठीक नहीं है कि क्यों मांग रहे हो तुम? जो उग्रवादी या अतिवादी हैं वो बंदूक वाले उग्रवादी, आतंकवादी मतलब वैसे नहीं है। वो उग्रवादी मतलब बम वाले नहीं है, विचारों के उग्रवादी हैं। किसमें? भिक्षावृत्ति बोलते हैं वो। किसको बोलते हैं? वो कहते हैं ये भिक्षावृत्ति है कि जो आप लिख लिख कर, साइन करा करा कर आप जो मांग कर रहे हो अंग्रेज सरकार से, और आपकी कुछ मांगे पूरी हो रही है, कुछ नहीं हो रही है, ये सब ठीक नहीं है। और मैंने कहा संदेह भी किया, सेफ्टी वॉल का सिद्धांत भी दिया गया। सेफ्टी वॉल मतलब जैसे प्रेशर कुकर में भी सेफ्टी वॉल्व होता है, सीटी अगर बंद हो गई तो फट जाएगा प्रेशर कुकर, हैंड ग्रेनेड से भी ज्यादा खतरनाक होगा। लेकिन सेफ्टी वॉल्व में अगर सीटी बंद भी हो गई तो क्या होगा? सेफ्टी वॉल्व फटेगा और जो वेपर है, जो प्रेशर है, वो वहां से रिलीज हो जाएगा। समझ में आया? तो कांग्रेस भी वही काम कर रही थी। अतिवादियों ने कहा कि इससे क्या हो रहा है कि अंग्रेज सरकार को पता चल रहा है कि भारतीय चाहते क्या है, क्योंकि शिक्षित वर्ग ही तो बताएगा। शिक्षित वर्ग को कौन बताएगा? आम आदमी बताएगा कि भाई ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। शिक्षित वर्ग चर्चा करेगा दिसंबर में और अंग्रेजों के सामने क्या करेगा? मांग प्रस्तुत करेगा। तो मैंने कहा द्वितीय चरण में कांग्रेस परिपक्व होने के साथ साथ अपने उद्देश्यों और सीमाओं में विस्तार कर चुकी थी। यह संस्था सामाजिक, सुन लो, सोशल, सामाजिक, आर्थिक, इकोनॉमिक, राजनीतिक यानी पॉलिटिकल तथा सांस्कृतिक विकास के लिए प्रयत्नशील थी। किसके लिए? सांस्कृतिक विकास के लिए प्रयत्नशील थी। आंदोलन के इसी चरण में कांग्रेस में उग्रवादी गुट का सृजन हुआ। अब राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय अंतिम चरण पूरी तरह से गांधी जी के नेतृत्व में रहा। किसके? गांधी जी दिखेंगे फिर तृतीय चरण में आपको। गांधी जी के नेतृत्व में रहा। इस चरण में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को प्राप्त करने का लक्ष्य पर कार्य किया। पूर्ण स्वराज पर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य किया। इतना समझ में आ गया? राष्ट्रीय आंदोलन के तृतीय चरण को गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछेगा गांधी युग कब से कब तक, तो आपने बोलना 1919 से 1947 तक आपको गांधी जी दिखेंगे। समझ में आ गया? तो मेरे ख्याल से इसमें इतना करते हैं, फिर आगे का मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा।